गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हम ये पढ़ रहे थे कि लाइट रिएक्शन में होने वाले जो दो मैकेनिज्म्स हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, उसमें एटीपी और एनएडीपीएच कैसे बनता है। अब एटीपी कैसे बन रहा है उस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेसिस दिया गया जिसका नाम है केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कोई अलग से स्टेप नहीं है या मैकेनिज्म नहीं है, वो इस बात को एक्सप्लेन करने का तरीका है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, जैसा कि हमें जेड स्कीम में दिख रहा है और 13.6 फिगर में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में दिख रहा है, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से एटीपी जनरेट होता है। तो वो एटीपी कैसे जनरेट होता है वही इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देखो, एटीपी जनरेट इस तरह से होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन में ट्रांसफर होता है। जैसे कि सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए, कहाँ से? क्लोरोफिल के एक्साइट होने से। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये हो गया रिड्यूस। ठीक है, सपोज करो किसी और प्रोटीन का रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज्यादा था, जो इसके पास ही मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे देगा। अब ये रिड्यूस हो जाएगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज होते हैं वो रिड्यूस होता है। ठीक है, और ये क्रम तब तक चलता जाएगा जब तक कि एंड में मौजूद जो प्रोटीन है जिसका नाम क्या है? रिडक्टेज, यानी कि NADPH या NADP रिडक्टेज, जैसे ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे वो क्या बना लेगा? NADPH बना लेगा। ऐसा किस में होगा? जेड स्कीम यानी कि नॉन साइक्लिक में। जबकि जो साइक्लिक मेथड है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन यानी कि P700 क्लोरोफिल, जिसे फोटो सिस्टम 1 भी कहते हैं, उस पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता क्या है? ये सारे जो प्रोटीन्स थे जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर में इन्वॉल्व थे, ये कहाँ थे? ये थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में थे। सपोज करो ये एक थाइलेकॉइड है और ये है इसका मेम्ब्रेन। अब डायग्राम वो वाला खोलो, नेक्स्ट पेज वाला 13.7 फिगर। देखो, ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जो बनाया है वो बिल्कुल ऐसा बना है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले नॉन साइक्लिक में क्या आता है? फोटो सिस्टम 2 यानी कि PS2। इसके बाद आते हैं वो इलेक्ट्रॉन, वो सारे प्रोटीन्स, उनको उन्होंने एक ही साथ बना दिया। वो सारे प्रोटीन जो कि इलेक्ट्रॉन की चेन, इलेक्ट्रॉन फ्लो में इन्वॉल्व है, साइटोक्रोम B और F। और इसके बाद आता है यहाँ पर फोटो सिस्टम 1, है ना। और फोटो सिस्टम 1 में ही क्या बन रहा है? NADPH बन रहा है। NADPH किससे? NADP प्लस, NADP प्लस। ठीक है, ये बन रहा है। अब इस फ्लो की वजह से देखो क्या होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से इधर हो रहा है, तो यहां से अंदर क्या आने लगेंगे? प्रोटॉन्स अंदर आने लगेंगे, H+ यानी कि प्रोटॉन्स। तो यहां क्या इकट्ठे हो जाएंगे? बहुत सारे प्रोटॉन्स। बहुत सारे प्रोटॉन्स इकट्ठे हो गए। ठीक है, H+ आयंस जो होते हैं उनका मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के साथ कपल्ड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा और साथ में क्या होगा? H+ आयंस का अंदर मूवमेंट होगा। अब इस H+ आयंस के अंदर इकट्ठे होने की वजह से इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी कि इधर और इधर को अगर हम कंपेयर करें, तो H+ आयंस यानी कि प्रोटॉन का क्या क्रिएट हो गया? ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। इसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब होता है एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन में जो डिफरेंस होता है उसको प्रोटॉन ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ क्रिएट हो गया। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट के क्रिएट होने से होता क्या है? यहाँ पर मेम्ब्रेन में एक दूसरा एंजाइम प्रेजेंट है जिसको कहते हैं F0 F1 पार्टिकल या ATP सिंथेज। ATP सिंथेज, ये ATP सिंथेज नाम का जो ये प्रोटीन है इसको क्या कहते हैं? इसको F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं।
ये क्या करता है, इन सारे प्रोटॉन्स को वापस से कहाँ पंप कर देगा, बाहर पंप कर देगा, ताकि ये कंसेंट्रेशन प्रोटॉन की फिर से वैसी हो जाए, नॉर्मल हो जाए। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान ये क्या करता है, दूसरा रिएक्शन भी करता है, जिसमें क्या होता है कि ADP प्लस PI मिलके क्या बनता है, ATP बनता है। यानी कि ये क्या करा रहा है, फॉस्फोरिलेशन कराता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, प्रोटॉन्स की जो अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट है वो किसके साथ कपल्ड है, वो ADP यानी कि डाइफॉस्फेट के फॉस्फोरिलेशन के साथ कपल्ड है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो था वो किसके साथ कपल्ड था, प्रोटॉन्स के अंदर आने के साथ कपल्ड था। ये वाली बात समझनी जरूरी है। प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है उसको यूज करने के बाद ही ATP बनता है, चाहे वो रेस्पिरेशन में बने और चाहे वो किस में बने, वो इसमें बने। अब देखो रेस्पिरेशन का डिफरेंस मैं तुम्हें समझा देता हूँ। रेस्पिरेशन में ATP कहाँ बनते हैं, ज्यादातर ATP कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के केस में जैसे यहाँ प्रोटॉन इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ इस स्पेस में, जिसको ल्यूमेन कहते हैं। थाइलेकॉइड के अंदर का स्पेस ल्यूमेन और बाहर का स्पेस स्ट्रोमा। अब यहाँ पर कहाँ इकट्ठे होते हैं, यहाँ पर इकट्ठे होते हैं इस बीच वाले स्पेस में, जिसको हम क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन स्पेस, जो दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है, यहाँ पर प्रोटॉन्स इकट्ठे होते हैं और फिर से इन प्रोटॉन्स को कहाँ पंप कर दिया जाता है, यहाँ इसमें मैट्रिक्स में। तो ये वाली बात जो है कि बार बार मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में प्रोटॉन का जो आदान प्रदान होता है, इसकी वजह से ATP सिंथेसाइज होता है। अब ये सिंथेसाइज कैसे होता है, इसको यहाँ इन्होंने कुछ स्टेप्स में बताया है। देखो सबसे पहला स्टेप देखो क्या लिखा है, वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से H+ आयंस यानी कि प्रोटॉन्स बनते हैं, और वो वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ हो रही है, वो हो रही है यहाँ पर। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्युमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड। तो वाटर के ब्रेकडाउन की वजह से जो कि PS2 में हो रहा था, H+ आयंस कहाँ इकट्ठे हो गए, ये अंदर इकट्ठे हो गए। इसके बाद as electrons move through the photosystems, electrons are transported across the membrane, है ना। जब ये इनके थ्रू प्रोटीन्स के थ्रू जा रहे हैं तो H+ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव हो गए, उधर मूव हो गए। Protons are transported across membrane. This happens because primary acceptor of electron located towards outer side of membrane transfer its electron not to an electron carrier but to an H carrier. सपोज बाहर की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट था, उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर किया, अपना इलेक्ट्रॉन जब वो आगे ट्रांसफर करता है तो वो H+ आयन को भी अंदर ट्रांसफर कर देता है। Happens because the primary acceptor of electron located towards outside. Suppose outside में कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट था, not to an transfer it electron not to electron carrier but to an H carrier. तो ये तो है इलेक्ट्रॉन कैरियर और ये है H कैरियर। ये किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर को देने की बजाय अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, किसी H कैरियर को देता है। अब इस पर जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये इससे क्या हो जाएगा, अब एक प्रोटॉन यहाँ पर बन जाएगा और ये प्रोटॉन फिर कहाँ जाएगा, ये अंदर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है और वो अंदर की तरफ मूव करता है। ठीक है, प्रोटॉन कहाँ से रिमूव हुआ, स्ट्रोमा से। बाहर की तरफ तो स्ट्रोमा है और कहाँ है, अंदर की तरफ आया, जिसको हम कहते हैं ल्यूमेन। When this molecule passes on its electron to the electron carrier on inner side of the membrane, proton is released into inner side or the lumen side of the membrane. तो इसका मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन जो अभी इस H कैरियर के पास आया, प्रोटॉन कैरियर के पास, जब वो अगले प्रोटीन के पास जाएगा तो ये H+ जो इधर बचा है वो कहाँ जाएगा, वो अंदर आ जाएगा। इस तरह से अंदर क्या इकट्ठे होते जाएंगे, प्रोटॉन्स इकट्ठे होते जाएंगे। लास्ट में क्या लिखा है, NADP रिडक्टेज
जो कि स्ट्रोमा की साइड में है ना। ये जो NADP रिडक्टेज है ये स्ट्रोमा की साइड में होता है और इसके रिडक्शन से फिर क्या बनता है, NADPH बनता है। तो इसकी वजह दीज प्रोटॉन्स आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोमा along with electrons that come from the acceptor of the electrons of PS1. Protons are necessary for reduction of NADP plus to NADPH. तो इस प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल थे और साथ में क्या हो रहा था, H+ आयन यूज हो रहे थे। Hence within the chloroplast proton in the stroma decrease in number. स्ट्रोमा के सारे H+ आयन इकट्ठे होकर किसमें आ जाते हैं, इन ल्यूमेन के अंदर आ जाते हैं और इस तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार हो जाता है। तो इसके बाद पूछा है मेजरेबल डिक्रीज इन द ल्यूमेन। अब जब H+ आयन से इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे ल्यूमेन में तो यहाँ का pH हो जाएगा कम और यहाँ का pH, यहाँ का तो नॉर्मल है ही, तो यहाँ H+ आयन कम हो जाएंगे, यहाँ ज्यादा हो जाएंगे और जहाँ H+ आयन ज्यादा हो तो एक एसिड का कंसेप्ट ये भी कहता है कि वहाँ का pH हो जाता है कम। Why are we so interested in proton gradient? प्रोटॉन ग्रेडियंट के कम होने से क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट के कम होने या बढ़ने से ये होता है कि उसको यूज करके ये जो एटीपी सिंथेज नाम का ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये एटीपी को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन प्रोटीन जो जिसका नाम लिखा है F0 F1 पार्टिकल। F0 तो प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के अंदर, ये है इसका F0 और ये है इसका F1, F0 F1 पार्टिकल। तो ये जो F0 F1 पार्टिकल है ये क्या बनाता है, ये बनाता है ATP। केमियोस्मोसिस रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन, तो एक मेम्ब्रेन ये हमें दिख ही रहा है। इसके अलावा एक प्रोटॉन पंप हमें दिख रहा है कि ऊपर से प्रोटॉन अंदर की तरफ पंप हो रहे हैं। एक प्रोटॉन ग्रेडियंट, अंदर जब ये पंप होते जाएंगे प्रोटॉन्स तो एक ग्रेडियंट अपने आप ही बन जाएगा। इसके अलावा हमें चाहिए ATPase। इस ATP सिंथेज को ATPase भी कहते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि PS2 में यानी फोटो सिस्टम 2 में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जैसे कि उसके ऊपर सनलाइट गिरेगी, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर मूव करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर हमें ये क्या बना के दिखाई गई है, ये Z स्कीम बनाकर दिखाई गई है, यानी कि नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो नॉन साइक्लिक तरीके से होता है, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे रीच नहीं करते, इसीलिए इसको अलग से करके दिखाएं। साइक्लिक में तो वो वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाते हैं। इसके बाद energy is used to pump protons across a membrane to create a gradient or high concentration of protons within the thylakoid lumen. ATPase has a channel that allows diffusion of protons across the membrane. तो इसके अंदर जो चैनल है उससे प्रोटॉन्स फिर से बाहर आ गए। This releases enough energy to activate ATPase enzyme that catalyzes formation of ATP. Along with the NADPH produced by the movement of electrons, ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in stroma. तो अब ये जो दो चीजें बनी हैं, NADPH बना है और इस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से और प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से बना है ATP। ये दोनों चीजें अब कहाँ यूज होंगी, ये दूसरे स्टेप्स में यूज होंगी, इसके फोटोसिंथेसिस के, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डार्क रिएक्शन या फिर बायोसिंथेसिस। ठीक है, वही अब आएगा कि वेयर आर ATP एंड NADPH यूज्ड। तो ये जो अगली हेडिंग है कि वेयर आर ATP एंड NADPH यूज्ड, इसका आंसर क्या है, दे आर यूज्ड इन बायोसिंथेटिक फेज या फिर डार्क रिएक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन क्या होता है। तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बायोसिंथेसिस यानी कि डार्क रिएक्शन। बायोसिंथेटिक फेज, इसे बायोसिंथेटिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ सिंथेसाइज होता है, सिंथेसिस होता है, और बायो इसीलिए क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन।
इससे पहले जो रिएक्शन थे वो थाइलाकॉइड में हो रहे थे लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ होते हैं? स्ट्रोमा में। ठीक है, अब ये जो रिएक्शंस होते हैं इसमें बनने वाला जो इसके मैकेनिज्म्स क्या है कि इसमें बनने वाला जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं उसके बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन है। अगर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है इस डार्क रिएक्शन का उसमें अगर 3 कार्बन है तो वो जो साइकिल ऑपरेट होती है, जो मैकेनिज्म ऑपरेट होता है उसे कहते हैं केल्विन साइकिल। पूरा नाम है उसका केल्विन बेंसन साइकिल या फिर C3 साइकिल या पाथवे। C3 साइकिल या पाथवे। ठीक है, अगर पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसमें 4 कार्बन है तो उस मेथड को कहते हैं C4 साइकिल या पाथवे। C4 वाले का दूसरा नाम है हेच एंड स्लेक पाथवे। हेच एंड स्लेक पाथवे, हेच एंड स्लेक पाथवे। इनके अलावा एक पाथवे और होता है जिसका नाम है केम पाथवे। ठीक है, केम के फुल फॉर्म है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये 3 तरह के पाथवे ऑर्गेनिजम्स के ग्रीन प्लांट्स के अंदर यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर देखने में आते हैं। सबसे कॉमन कौन सा है? 3 कार्बन वाला। और तो उसके बाद सबसे रेयर कौन सा है? वो है केम पाथवे। क्या इनमें होता है और इनके ये नाम क्यों है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, वी लर्न द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन आर दिस। O2 diffuse out of the chloroplast, ATP and NADPH are used. This is the biosynthesis phase. This process does not directly depend on presence of light but is dependent on the products of light reaction besides CO2 and H2. You may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after light becomes unavailable, biosynthetic continues for some time and then stops. है ना, इसका मतलब क्या हुआ? जितना ATP और NADPH बना था लाइट रिएक्शन में उतना यूज करने के बाद डार्क रिएक्शन भी रुक जाएगा। इससे क्या पता चलता है? लाइट रिएक्शन प्रिपरेटरी फेज है डार्क रिएक्शन के लिए। कैन वी हेंस से दैट कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज एज डार्क रिएक्शन एज ए मिसनोमर। डार्क रिएक्शन का मतलब है कि वो लाइट इंडिपेंडेंट है। लेट अस सी हाउ द ATP एंड NADPH आर यूज्ड। तो इसका मतलब क्या है? CO2 is combined with H2 to produce this carbohydrate or sugar. तो कार्बोहाइड्रेट इस तरह से बन गई। इट वॉज ऑफ इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ द रिएक्शन प्रोसीड और रेदर व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर CO2 इज इनटेक इन अ रिएक्शन एंड फिक्स्ड। तो ये जो वैज्ञानिक है जिनका नाम मेल्विन केल्विन यहाँ दिया हुआ है, इन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिव कार्बन के द्वारा ये पता किया कि जो पहला कार्बन प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस में वो कितने कार्बन का बनता है। तो इसीलिए उनके नाम के आधार पर ही इसको केल्विन साइकिल कहा जाता है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि पहला जो मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसको शॉर्ट में PGA भी लिखा है। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसमें कितने कार्बन है? इसमें है 3 कार्बन। Scientists also tried to know whether all plants have PGA as the first product of CO2 fixation or whether any other product was formed. तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें कि 4 कार्बन वाला होता है और 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल का नाम है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड या फिर OAE। ठीक है, तो इसीलिए जिनमें C3 यानी कि 3 कार्बन वाला ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है उनको कहते हैं C3 पाथवे, और जो प्लांट्स ऑपरेट करते हैं 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से उस पाथवे को कहते हैं C4 पाथवे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम C3 पाथवे पढ़ने वाले हैं कल। ठीक है, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना है।